बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता रोज़ वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल किया जा रहा है। तो आज वो मेरी ख़बर दुरुस्त साबित हुई है किसी हद तक। फिरदौस आशिक कमान का भी मैंने ज़िक्र किया था कि उनको मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात से हटाकर उनकी जगह पर नए लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ऐसा शख्स लाया जाए जो पीटीआई का अपना फेस हो। मैंने दो लोगों का मेंशन किया था जिनमें फैसल जावेद ख़ान सेनेटर और उसके अलावा जो शहबाज गिल हैं, इस वक्त भी वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं और हुकूमती तर्जमान हैं और हर आला मीटिंग में भी मौजूद होते हैं। इनके बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इंटरव्यूज़ भी किए थे और होप थी कि इन्हीं दो में से नाम आएंगे, लेकिन शफ़क़त महमूद का भी नाम ज़ेर गौर था और शफ़क़त महमूद ने आखिरी लम्हात पर यह इनकार कर दिया कि वो अपनी वज़ारत से खुश हैं। ये भी मैंने बताया था और इसके अलावा शेख रशीद अहमद से भी रब्ता किया गया था कि उनको वज़ीर इत्तलात दोबारा लगाया जाए, लेकिन वो भी मामला नहीं बन पाया। तो आखिर में फिर आज एक और मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इस बात का फ़ैसला किया गया है कि जो वफाकी वज़ीर होंगे वो इत्तलात व नशरियात के, वो सेनेटर शिबली फराज होंगे, जो कि इस वक्त सेनेट में कायदे ऐवान हैं और वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं और उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपना नुमाइंदा ऐवान में नॉमिनेट किया हुआ है। जो प्रैक्टिसेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, वो ये कहती हैं कि कायदे ऐवान एक ही होता है, यानी कि जो वज़ीर आज़म होंगे वो कायदे ऐवान होंगे। और क्योंकि दो हाउसेस होते हैं तो अगर एक हाउस में ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर में आ सकते हैं, एक ही हाउस में, या नेशनल असम्बली में आ सकते हैं या फिर सेनेट में आ सकते हैं। तो नेशनल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर होंगे कायदे ऐवान, तो उनके नुमाइंदे होंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तो यूँ शिबली फराज जो थे वो, उनको वफाकी वज़ीर का मुकम्मल प्रोटोकॉल भी था, वहाँ पर उनका चैम्बर भी था और तमाम जो मामलात हैं और जो वज़रा के सवालात होते थे, जो चेयरमैन सेनेट को कोई इशूज़ हों या अपोजिशन को कोई डिमांड्स होती थी, तो वो सारी की सारी जो अपोजिशन की डिमांड्स हैं या हुकूमती जो मौक़िफ़ सामने देते थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बिहाफ पर, वो कायदे ऐवान शिबली फराज दिया करते थे। तो अब उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आसिम बाजवा, मेजर जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा हैं, उनको क्यों साथ रखा गया है, उनकी क्या ज़िम्मेदारियां होंगी, शिबली फराज की क्या ज़िम्मेदारियां होंगी, शिबली फराज किस हद तक पीटीआई का फेस हैं और किस हद तक एक अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकेंगे, वो भी बताएंगे। और फिरदौस आशिक कमान को क्यों हटाया गया है, ये भी हम आज की वीडियो में बताएंगे आपको। एक तो ख़बरें ये चल रही हैं कि फिरदौस आशिक कमान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। ARY TV पे अभी मैंने कुछ देर पहले ये ख़बर देखी। मैं वज़ारत इन्फॉर्मेशन भी करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को भी कवर कर रहा हूँ। तो बदकिस्मती से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अगर किसी मिनिस्टर को किसी इशूज़ पर हटा दिया जाता है तो उसको रुख़सत करने का जो अंदाज़ है वो अलग हो चुका है। आमिर कियानी जब उनको हटाया गया तो तरह तरह की बातें की गई और ये कहा गया कि आमिर कियानी पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, आमिर कियानी के ख़िलाफ़ खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं और इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा है। आमिर कियानी ने जो अद्वियात महंगी हुई थी उसमें कमीशन लिया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोगों के साथ, कराची की कंपनियों के साथ मिल के उन्होंने बड़े पैमाने पर घपले किए हैं और जो IB है उसकी इतला पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आमिर कियानी को हटाया। इसके बाद और भी वज़रा चले गए, उनसे या वजारतें वापस ली गई, उनकी जगह पर नए लोगों को शामिल किया गया। असद उमर जब हटाया गया उनको पहली मरतबा वजारत ख़जाना से, फिर भी तरह तरह की बातें शुरू हुई और यही चैनल्स अंदरूनी कहानी लगाकर, नया मिर्च मसाला लगाकर जो है वो शुरू हो जाते थे। तो एक गलत रवायत चल रही है किसी मखसूस लोगों का। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी या इख्तलाफात और जो इख्तलाफ राय है वो हर सियासी जमात में होती है और होनी भी चाहिए, यही जमहूरियत का खासा भी है कि डिक्टेटरशिप में यस बॉस यस सर कहा जाता है, यहाँ पर नो बॉस नो सर आई आर्ग्यू, इस तरीके से मीन्स कि आपकी मिसालें, जो आपके जो मौक़िफ़ है या आपकी जो दलील है या आपका इख्तलाफ है वो होता है। तो असद उमर को जब हटाया गया तब भी यही कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनसे खुश नहीं थे, इस वजह से उनकी जगह पर नए लोगों को लाया, उनकी जगह पर मुशीर ख़जाना जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख को लाया गया। फिर वही असद उमर जो हैं उनकी लगभग
8 یا 9 مہینے کے بعد دوبارہ ایوان اپنا کابینہ میں واپسی ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب ان کی کہانیاں کدھر گئیں. ابھی عامر کیانی کے حوالے سے بھی باتیں چلائی گئیں, خبر چلائی گئی. اب عامر کیانی کے ساتھ وزیر اعظم ایک دفعہ ملاقات کر چکے ہیں, وزیر اعظم عمران خان ان کے ساتھ ہلال احمر ہاسپٹل کا دورہ بھی کر چکے ہیں. تو اب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن پر کمپرومائز کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے, نہ تو وہ کرپشن پر کمپرومائز کر دیں, انہیں سب پتہ ہے کس کو کہاں کھلانا ہے. شیخ رشید احمد صاحب کی یہاں پر بات میں کوٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اور عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے 2 سال ہونے والے ہیں. اب کپتان اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ کس کھلاڑی کو میں نے کہاں کھلانا ہے اور کس وقت کھلانا ہے. تو اب جو میں وہی بات شیخ رشید صاحب والی بات سے بالکل مکمل اتفاق کروں گا کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ کس منسٹر کو کس جگہ پر کھلانا ہے. جب فواد چودھری کے اوپر کافی زیادہ اپوزیشن کے اور بالخصوص جو پی ٹی آئی کے اندر سے کافی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو تحریک انصاف کی حکومت نے اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ سافٹ امیج والا شخص یا شخصیت ایسی ہو جو پی ٹی آئی کی ریپریزنٹیشن کر سکے. تو پھر یہ پورا فعال نکلا فردوس عاشق امان کا. فردوس عاشق امان کو لگ بھگ 7 سے 8 مہینے کے لیے ان کو ایز اے فل منسٹر تو نہیں لیکن معاون خصوصی برائے انفارمیشن بنایا گیا, اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بندہ یا کوئی ایسا کوئی اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا رہنما نہیں ان کو ساتھ بٹھایا گیا کہ وہ خود کھیلیں اور جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ بھی ڈیولپ کریں اور ایک سافٹ طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کی جائے بجائے کہ لڑائی جھگڑے کے. ہم نے دیکھا اور میرے ذرائع ہیں پرائم منسٹر آفس میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی, میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ نہ تو کرپشن ان کی وجوہات تھیں یا کوئی اور معاملات یا کسی 8, 9, 10 ملازمین اپنے پاس رکھنے والی کہانیاں یا پھر اشتہارات 10% کمیشن لینے والی باتیں. ایسا کوئی وجہ نہیں ہے, ایسی کوئی وجوہات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فردوس عاشق امان کو ریپلیس کرنا پڑا یا ان کو تبدیل کرنا پڑا, ڈی نوٹیفائی کرنا پڑا. صرف ایک ریزن تھی, ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی, ان کا امپیکٹ ختم ہو گیا تھا. وہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 45 منٹ 30 منٹ 50 منٹ یا ایون 3 گھنٹے بھی بولتی, دن میں 10 دفعہ بھی اگر ان کی ٹی وی چینلز پر رونمائی ہوتی یا ان کی نمائندگی ہوتی یا اپیرنس ہوتی, تب بھی ان کا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا. وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں بھی میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ متعدد مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے فردوس عاشق امان کو تنبیہ بھی کی, ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ آپ بہت زیادہ بولتی ہیں, مدلل بولا کریں, مختصر بولا کریں تاکہ اس کا امپیکٹ ہو. صرف واحد ریزن یہی تھی فردوس عاشق امان کی کہ وہ امپیکٹ نہیں چھوڑ پا رہی تھیں. اگر وہ کابینہ کے اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہی دیتی تھیں یا لوگوں کو انفارم کرتی تھیں تو بھی اس کا امپیکٹ لوگوں پر نہیں پہنچتا تھا. ہم نے دیکھا تھا جب فواد چودھری فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن تھے تو وہ 5 منٹ بولتے تھے تو 15 منٹ ان کی بولنے پر ڈسکشن چلتی تھی. لوگ پوچھتے تھے, لوگوں کے تاثرات, ان کے تبصرے, ان کے تجزیے لیے جاتے تھے, اپوزیشن کی ان پہ ریاکشن لیا جاتا تھا. لیکن فردوس عاشق امان کی 1 گھنٹے کی بھی تقریر آپ نکالیں تو اس پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ مدلل نہیں تھی, مختصر گفتگو نہیں کرتی تھی, امپیکٹ ان کا نہیں تھا, اثر نہیں تھا لوگوں کی, اپوزیشن پر ان کا اثر نہیں تھا. بڑے بڑے فیصلوں کو عجیب و غریب انداز میں وہ پیش کرتی تھی اور وفاقی حکومت کی, فیڈرل گورنمنٹ کی پراپر جو ہے وہ نمائندگی میڈیا پر نہیں ہو رہی تھی. تو اب ان کی جگہ پر شبلی فراز کو لایا گیا ہے. شبلی فراز ویسے تو کول مائنڈ آدمی ہے لیکن بعض اوقات کافی اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. سینٹ میں جب ہم ان کو کور کرتے تھے تو ان کا اکثر و بیشتر اپوزیشن کے ساتھ لڑائی چلتی رہتی تھی. ظاہر ہے انفارمیشن منسٹر کا تو ٹارگٹ ہی اپوزیشن ہوتا ہے اور اپوزیشن کا ٹارگٹ انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے. تو اب ایک اور لڑائی دیکھنے کو ملے گی. تو جو اوورآل شبلی فراز بہت ہی نفیس انسان ہے, کرپشن فری ہیں, کسی قسم کا ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے, تھوڑے سے کیئر لیس ضرور ہیں. ان کے گھر پر 2-3 مرتبہ چوری بھی ہوئی ہے. بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایز سچ تو پولیٹیکل نہیں ہے. شاعری یعنی کہ ہم گریٹ لیجنڈ آف پاکستان, جو پاکستان کے بہت بڑے شاعروں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے احمد فراز صاحب, ان کے صاحبزادے ہیں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اور عرصے سے وفاقی حکومت کی نمائندگی سینٹ میں بھی کر رہے ہیں. تو ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے لیکن ان کو کول مائنڈ ہونا ہوگا. ان کے ساتھ ان کی جو معاونت کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ, ان کو بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے.
पाकिस्तान में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई ISPR से DG सर्विसेज सर अंजाम देने वाला इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री को संभालेगा, मिलिट्री से सिविलियन मामलात को देखेगा, सिविलियन गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करेंगे। तो एक उनकी आप कह सकते हैं जो ISPR को एक बड़े लेवल पर जो रिवैम्प किया है वो मेजर जनरल आसिम बाजवा ने किया, और आसिम बाजवा के दौर में ISPR एक मुकम्मल बड़ा और इम्पैक्ट रखने वाला इदारा बना। उससे ना सिर्फ उनके इक़दामात से, उनकी रिवैम्पिंग से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। अब तो वैसे भी हाइब्रिड और 5th जनरेशन वार, इंफॉर्मेशन वार चल रही है। तो ऐसे में जो शिबली फराज हैं उनको मेजर जनरल आसिम बाजवा की जो है वो हिमायत भी हासिल होगी, उनका ताउन भी हासिल होगा, उनके आइडियाज़ भी उनको मिलेंगे, और एक अच्छा इम्पैक्ट वाले जो एक टीम बन रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम बनाई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी एक और काम भी करना चाहिए, अपना मुआवने ख़ुसूसी एक और भी रखना चाहिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए हो। वो पाकिस्तान से, बाहर से पाकिस्तान मानने वाला, जिनको ऑक्सफोर्ड या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से उनका कम अज़ कम एक्सपीरियंस हो, तालीम याफ्ता हूँ वहाँ पे। तो एक नेशनल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, एक ओवरऑल स्ट्रेटजी डेवलप करने में, और एक इंटरनेशनल आपका स्पोक्स मैन या पाकिस्तानी की नुमाइंदगी के लिए हो। तो अब जो 5th वार जनरेशन यानी कि इंफॉर्मेशन वार जो है उसमें आपको हर तरीके से अपने आप को इक्विप करना होगा। तो एक ज़बरदस्त किस्म के फैसले लिए गए हैं। अभी मज़ीद भी फैसले आना बाकी हैं, क्योंकि शिबली फराज की जगह पर कायदे अवान लगाया जाना है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज़म सवाती से वो वजारत वापस लेकर उनको कायदे अवान सेनेट बना दिया जाए, क्योंकि वो भी सीनियर हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो पार्लिमानी अमूर, सेनेट के अमूर को काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझते हैं। इसके अलावा नुमान वज़ीर खटक हैं, वो जब PTI अपोजिशन में थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो PTI के वो पार्लिमानी लीडर रहे हैं सेनेट में, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी जो PTI के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं, वो भी इनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन अगले आने वाले दिनों में मज़ीद वजारतों में भी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और जो शहरियार अफरीदी हैं वो जो है वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी उनका नाम लिया जा रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके साथ मुलाकात में उनको मुबारकबाद भी दे दी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।